नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी चल रही है ये प्यार नहीं आसान। और दोस्तों इसके 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 12वां पार्ट है। दोस्तों कहानी का ये पार्ट पढ़ने से पहले आपको इससे पहले के पार्ट ज़रूर पढ़ने चाहिए, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। और वो पार्ट पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस कहानी के नाम से ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। ताई की बात सुनकर सृष्टि खुशी से झूम उठी। थैंक यू ताई, थैंक यू थैंक यू। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ताई बोली, अच्छा ठीक है, अब रखो, मैं तुम्हें बता दूंगी जब आना होगा। सृष्टि बोली, ठीक है पर जल्दी करना, कई सालों से आपकी राह देख रहा है। फोन रखने के बाद तो सृष्टि खुशी के मारे नाचने लगी, पर ताई असमंजस में पड़ गई। इस तरह सृष्टि के घर जाना, ये सृष्टि भी पूरी पागल है, दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है, यह कहकर वहीं बैठ गई। सृष्टि को इस तरह खुशी से झूमते देख दिशा बोली, अरे वाह दीदी, बहुत खुश लग रही हो। हाँ दिशा, मैं बहुत खुश हूँ। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारा मुजरिम पकड़ा गया और हमारे परिवार का कोई अपना भी जो सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, वह भी इस परिवार में वापस लौट आएगा। उसने भावुक होते हुए कहा। तो दिशा बोल पड़ी, अच्छा कौन है वह दीदी? सृष्टि बोली, बताऊंगी नहीं, घर लाऊंगी तब मिल लेना। अब जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना, मैं बच्चों के को लेकर बाहर गार्डन में जा रही हूँ, वहीं लाना। जी दीदी, कहकर दिशा रसोई में चली गई। उधर संकल्प और उसके डैडी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही बोले, आइए आइए जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। संकल्प ने उनसे हाथ मिलाया और फिर अपने डैडी को मिलवाया। संकल्प के डैडी ने पूछा, कहाँ है वह मुजरिम जिसने ऐसी हरकत की? इंस्पेक्टर बोले, आइए मिलवाता हूँ आपको, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, बेहद शातिर और खतरनाक है यह शौर्य। थैंक यू, आपके केस के कारण ही पकड़ा गया। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, पर सच यह है कि यह कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं, बल्कि यह लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के लिए काम करता है। शुक्र है जीनल बच गई और यह पकड़ा गया। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर संकल्प और उसके डैडी बेहद हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शौर्य इस तरह का खतरनाक मुजरिम है। संकल्प को तो सृष्टि ने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन तब शायद सृष्टि को भी नहीं पता था कि शौर्य कैसा इंसान है। संकल्प ने कहा, इंस्पेक्टर, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, ये अब दोबारा बाहर नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोग फिक्र ना करें, किडनैपिंग, चाइल्ड ट्रैकिंग, चोरी और मानव तस्करी जैसे कई चार्ज लगाया है मैंने। 100% अब यह जेल में ही सड़ेगा। शौर्य ने उन तीनों को घूरा तो इंस्पेक्टर ने डंडा पटकते हुए कहा, घूरता किसे है? दोनों आंखें निकालकर हाथ में दे दूंगा। शौर्य ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसके बाद संकल्प ने कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और अपने डैडी के साथ बाहर आ गया। संकल्प के डैडी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब सब ठीक हो जाएगा, घर में फिर से खुशियां आएंगी। तुम्हें सारी बातें बताकर मेरा भी बोझ हट गया। अब तो अपनी पोती के साथ खूब खेलूंगा, ऑफिस और कारोबार तुम संभालना। संकल्प ने उनकी तरफ देखा और उनके गले लग गया। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और घर के लिए चल दिए। यहाँ सृष्टि लोन में दोनों बच्चियों के साथ कभी लुक्का छुपी खेलती तो कभी पकड़म पकड़ाई, मानो वह खुद एक बच्ची बन गई हो। काका बाजार से आए और उसे इस तरह देखा तो खुश होते हुए बोले, कितने दिनों बाद इस घर में हंसी गूंजी है। छोटी मालकिन के जाने के बाद शायद आज इतनी खुशी दिख रही है। यह कहते हुए वह अंदर आए तो दिशा पूछने लगी, क्या बात है बाबा, बहुत खुश लग रहे हो? सब्जी वाले ने पैसे नहीं लिए क्या? काका सब्जी रखते हुए बोले, पैसों से खुशियां कब मिलती हैं बिटिया? सृष्टि बिटिया के आने से पहले भी तो दौलत थी, पर हंसी खुशी की दौलत कहाँ थी घर में? दिशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बाबा,
आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है। सृष्टि दीदी बहुत अच्छी हैं। कभी उन्होंने हमारे साथ मालकिन जैसा व्यवहार नहीं किया, ना ही जरा भी घमंड है। जीनल को भी अपनी बेटी जैसे ही मानती हैं। वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे भी कभी नहीं बताया कि बड़े साहब के कोई भाई भी हैं। बेटी, जब उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया, तो मैं तुम्हें कैसे बताता? उन्हें वचन दिया था कि कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने की तैयारी करने। आज सृष्टि दीदी के लिए भिंडी बनानी है। हाँ हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ। कहते हुए काका भी दिशा के साथ किचन की ओर चल दिए। दूसरी तरफ ताई दिल में उठ रहे हजारों सवालों के तूफान में घिर गई। सृष्टि से तो उसने कह दिया कि वह आएगी, पर उसके दिल में भौचाल आ रहा था। इतने सालों बाद उस इंसान का कैसे सामना करेगी जिसने उसका वजूद, उसके सपने मिटा दिए। गुस्से और नफरत से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से तख्त को मजबूती से पकड़ रखा था। आंखें आसमान की ओर उठी, मानो अपने सवालों के जवाब तलाशती हुई ठहर गई थी। उन्हें लगा कि उनका शरीर बर्फ के जैसे ठंडा होकर जम गया है। पर इन सबके बीच सालों पहले दिल में दफन चाहत उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। अपने आप को समझाते हुए वो बोली, मैं क्यों डरूं? मैं मिलूंगी। हाँ, मैं मिलूंगी और पूछूंगी कि उस दिन प्यार में पीठ दिखाने वाला नामर्द अब तक जिंदा कैसे है। पूछेगी, अब तक मेरी याद क्यों नहीं आई? और उसे तो हक भी नहीं कि मुझे प्यार करे, याद करे। नहीं नहीं, तुम्हें मेरा प्यार नहीं, एक दर्दनाक तड़पती मौत मिलेगी। कितना प्यार करते थे तुम्हें, और तुमने हमें बदले में क्या दिया? हाँ, तुम्हें बस मौत मिलनी चाहिए, वह भी उतनी ही दर्दनाक जितनी मेरी जिंदगी है। ताई अपने आप से बातें करते कभी नफरत की आग में जलने लगती, तो कभी प्यार के खूबसूरत पलों को याद कर आंखें भीग जाती। और कौन था वहां जो उसे संभालता? बस वे चारों लड़कियां थी जिन्हें सृष्टि डांस सिखाती थी, और संकल्प उन्हें भी जल्दी से ले जाने वाला था। उसके बाद तो बेहिसाब और कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन। उन्हें ख्याल आया कि उनकी नफरत ने भी कई लड़कियों की जिंदगी खत्म कर दी थी। यह ख्याल आते ही उन्हें खुद से नफरत होने लगी। उन्होंने अपने शरीर को नोचना और खरोचना शुरू कर दिया। अतीत में तकदीर के उस धब्बे को वह अपने शरीर से मिटाना चाहती थी, पर यह मुमकिन कहाँ था। दाग तो आत्मा पर थे, शरीर तो जरिया बना था। तभी उन चारों में से एक लड़की, जिसका नाम सपना था, वह ताई को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई। ताई, ये क्या हुआ आपको? आप खुद को क्यों नोच रही है? वह चीखी और उनका हाथ पकड़ने लगी, पर ताई उस पर जोर से चीखी, छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ताई का यह रूप देखकर वह सहम गई। वह भागकर मदद के लिए किसी और को बुलाने गई, लेकिन जब लौट कर आई तो देखा ताई शांत जमीन पर बैठी थी। उनके हाथ और चेहरे पर नाखूनों से खरोंच लगी थी, जिसमें छोटे छोटे बूंदों में खून जमा हो गया था। वह बेहोश तो नहीं थी, पर होश में भी नहीं थी। सपना अपने साथ बाकी तीनों लड़कियों को ले आई। उनमें से एक दौड़कर पानी लाई, और जब उसने उनके चेहरे पर छींटे मारे, तब उनकी आंखें खुली। चारों ने मिलकर किसी तरह उन्हें उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया। सपना ने तुरंत सृष्टि को फोन कर सारी बात बताई, तो सृष्टि घबरा गई। उसने अपने आने की बात कही और तब तक उनका ख्याल रखने को कहा। सृष्टि लॉन में बैठी चाय पी रही थी, जबकि जीनल और परी उसके सामने ही खेल रही थी। तभी उसका फोन बजा और ताई का नाम देखकर सृष्टि बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि शायद ताई मान गई और अब तो बताएगी कि वह कब आ रही है। यह सोचते हुए उसने चाय का कप टेबल पर रखा और खुश होते हुए फोन रिसीव किया और बोली, ताई, मुझे पता था आप जल्दी ही फोन। दीदी, दीदी जल्दी आओ, ताई की तबीयत बहुत खराब है। सपना की बात सुनते ही सृष्टि ने पूछा कि क्या हुआ ताई को? सपना बोली, दीदी आप जल्दी आ जाओ बस। सृष्टि ने घबराते हुए कहा, तुम वहीं रहो, मैं अभी आई, और फोन रख दिया। वह जल्दी से अंदर आई और काका काका,
हाँ बिटिया, क्या हुआ? काका, ताई की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। आप दोनों बच्चों का ख्याल रखना। काका बोले, वो तो ठीक है, पर आप अकेले? संकल्प बेटे को फोन कर लो। नहीं काका, मैं रास्ते में फोन करके उन्हें बता दूंगी। मुझे जल्दी से जाना है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। उसने अपना पर्स लिया और भागते हुए बाहर गई। उसने ऑटो लिया और बैठते ही संकल्प को फोन किया, पर उसका फोन बिजी आ रहा था। सृष्टि बहुत परेशान थी। ऊपर से संकल्प का फोन भी नहीं लग रहा था। तभी ऑटो ने ब्रेक लगा। सृष्टि ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ भैया? गाड़ी क्यों रोक दी? आपको पता है ना, मुझे जल्दी जाना है। मेरी ताई बहुत बीमार है। ड्राइवर ने देखा गाड़ी पंचर हो चुकी थी। उसने सृष्टि से कहा, मैडम, गाड़ी पंचर हो गई है और बनने में टाइम लगेगा। आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए। सृष्टि का दिमाग और भी खराब हो गया और वह जोर से चिल्लाई, अरे ऐसे कैसे खराब हो गई? आपको पता है ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। पर मैडम जी, गाड़ी पंचर हो गई तो इसमें भला मेरी क्या गलती? सृष्टि बड़बड़ाते हुए गाड़ी से उतरी और संकल्प को फोन लगाने लगी। संकल्प ने फोन उठाया ही था कि सृष्टि उसे बताने लगी कि ताई की तबीयत बहुत खराब है। मैं वहीं जा रही थी, पर ऑटो पंचर हो गया। तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। रिलैक्स सृष्टि, रिलैक्स। तुम दूसरे टैक्सी लेकर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। मैं घर की तरफ आ गया था, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुंचने में। और प्लीज़ ऐसे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, कहकर सृष्टि ने फ़ोन काट दिया और सड़क पर इधर-उधर ऑटो की तलाश में झांकने लगी, पर कोई भी ऑटो खाली नहीं था। तभी एक बाइक सवार उसके पास आकर रुका। सृष्टि को लगा जाने कौन आ गया और पीछे हट गई। पर जैसे ही बाइक सवार ने हेलमेट उतारा, सृष्टि के चेहरे पर छाई परेशानी हट गई और खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। लकी, तुम यहाँ? थैंक गॉड, अच्छा हुआ तुम आ गई। जल्दी से मुझे ताई के घर छोड़ दो, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जल्दी में सृष्टि ने लकी का हालचाल भी नहीं पूछा। लक्की ने बिना कोई सवाल किए सृष्टि को बैठने के लिए कहा और हेलमेट पहनकर गाड़ी ताई के घर की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी चलने लगी तो सृष्टि ने कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा। अब तुम कैसे हो और इधर कहाँ जा रहे थे? लक्की ने कहा, मैं तो संकल्प से मिलने घर ही जा रहा था। इतने दिनों से ना आप लोगों ने मेरी खबर ली है और ना ही अपनी खबर मुझे दी, तो सोचा मैं ही चलकर देख लूं। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या हुआ ताई को? और आप अकेले क्यों? संकल्प कहाँ है? तब सृष्टि ने बताया कि संकल्प और डैडी जी पुलिस स्टेशन गए थे और इसी बीच ताई के फ़ोन से खबर आई कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वैसे उन्हें क्या हुआ, यह तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। लकी ने कहा, आपको ताई के घर छोड़ने के बाद मैं चला जाऊंगा। सृष्टि बोली, कहाँ? तो लकी बोला, कहीं भी। क्या करूं? आप दोनों को तो मेरी फिक्र ही नहीं है, ना ज़रूरत। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। बिल्कुल पराया कर दिया है, तो फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? और संकल्प की तो शकल भी नहीं देखूंगा। सृष्टि बोली, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? सच तो सामने ही है। इतने दिनों में किसी ने मेरा हाल पूछा? मैं ही मरा जा रहा था और मिलने दौड़ा आ गया। सृष्टि ने कहा, भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो संकल्प ने आपको कुछ भी बताने से मना किया था और इस बीच इतना सब कुछ हो गया कि फ़ोन करना भी याद नहीं रहा। वही तो कह रहा हूँ कि अब मेरी ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। इसी तरह बातें करते करते जल्द ही ताई का घर आ गया। बाइक रुकते ही सृष्टि अंदर की ओर भागी। अंदर पहुंचकर ताई को देखा तो जोर से चीखी, ताई, ये कैसे हुआ? पास में खड़ी सपना ने बताया कि जब वो आई तो सामने देखा कि ताई अपने ही हाथों से अपने चेहरे और हाथों को खुरच रही थी। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे डांटा। तब मैं भागकर इन सबको बुलाने गई और जब वापस लौटी तब तक ताई बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। फिर मैंने आपको फ़ोन किया। सृष्टि ताई के पास बैठी। ताई, क्या हुआ? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ।
पर ताई ने अपने होठ सी लिए थे। लकी ने कहा, सृष्टि, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। सृष्टि को भी यही ठीक लगा। उसने संकल्प को बताने के लिए फ़ोन किया, पर तब तक वह कमरे में पहुंच ही गया। उसने लकी को देखा, फिर सृष्टि को, तो सृष्टि बोली, लकी मुझे रास्ते में मिल गए थे, वहीं मुझे यहाँ लेकर आए। ताई को जाने क्या हो गया, उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली। यह कहते कहते सृष्टि रोने लगी। सपना और बाकी लड़कियां भी रोने लगी। संकल्प ने सबको शांत किया और बोला, चलो इन्हें पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं और लक्की गाड़ी से हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम लड़कियों को घर लेकर जाओ और दिशा से कहना सबका ख्याल रखे। सृष्टि ताई के साथ रहना चाहती थी, पर संकल्प के कहने पर मान गई। संकल्प और लकी ताई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी मरहम पट्टी की। डॉक्टर ने उसे बताया कि ताई किसी गहरे अवसाद में है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उन्हें पूरी देखभाल की ज़रूरत है और उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए, वरना वह पहले अपने आप को चोट पहुंचा सकती है। दवा और ज़रूरी हिदायतों के साथ डॉक्टर ने थोड़ी देर में ताई को घर जाने के लिए कह दिया। इधर सृष्टि ऑटो लेकर घर घर पहुंची तो संकल्प के डैडी वहां पहले से ही थे। उन्होंने जब सृष्टि के साथ उन लड़कियों को देखा तो पूछा कि यह सब कौन है बेटा। तब सृष्टि ने उन लड़कियों को दिशा के साथ अंदर जाने को कहा, फिर पूरी बात बताई। वो बोले, अच्छा किया जो इन सबको यहाँ ले आई, और परेशान मत हो, तुम्हारी ताई भी ठीक हो जाएगी। संकल्प है वहाँ, वो सब संभाल लेगा। सृष्टि अंदर आ गई। उसने संकल्प को फ़ोन किया तो संकल्प ने कहा कि यहाँ सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम ताई को लेकर वहीं आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें घर में रहना चाहिए और उन्हें अकेला ना छोड़े, वो बहुत डिप्रेशन में है। सृष्टि बोली, लेकिन संकल्प, डैडी जी से पूछ लो, उन्हें कोई ऐतराज़ ना हो। सृष्टि, यह पूछने का समय नहीं है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, और फिर है ही कौन उनका जो उनकी देखभाल कर सके। मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ, जो होगा देख लेंगे। संकल्प की बात सुनकर सृष्टि थोड़ा परेशान हो गई, पर उसे संकल्प पर पूरा यकीन था कि वह सब कुछ संभाल लेगा। वह दिशा को बोली कि दिशा, इन सबको चाय नाश्ता करवा दो और खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना, ये सब यहीं रहेंगी। दिशा ने कहा, दीदी जी आप फिक्र ना करो, सब हो जाएगा, बस परी बिटिया से मिल लो, आपको बहुत याद कर रही थी। सृष्टि को याद आया कि वह जल्दी से चली गई थी, उसे कुछ नहीं बताया था। दिशा ने बताया कि जीनल और परी कमरे में टीवी देख रही है। सृष्टि ने अपना पर्स टटोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ चॉकलेट उसके पास पड़ी थी। वो तुरंत कमरे में गई और चुपचाप पीछे से जाकर चॉकलेट बच्चों के सामने रख दी। दोनों चॉकलेट देखकर बहुत खुश हुई। परी शिकायत करते हुए बोली, मम्मा कहाँ चली गई थी आप? हमारा खेल भी अधूरा रह गया था। मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। सृष्टि ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपने कान पकड़े और कहा, बेटा मम्मा को बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा, पर देखो मैं जल्दी से आ गई ना, और फिर आपके लिए चॉकलेट भी लाई हूँ। तो रानी बिटिया गुस्सा मत हो अब। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और दोनों अपनी अपनी चॉकलेट खाने लगी। सृष्टि को अब ठीक लगा। अब तो बस संकल्प के आने का इंतजार था। मन अभी बेचैन था। उधर किचन में दिशा और काका खाने की तैयारियों में लगे थे। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। सृष्टि भागकर बाहर आई। संकल्प और लक्की ताई को लेकर आ गई। सृष्टि ने देखा कि वो एकदम शांत थी। वह बोल भी नहीं रही थी। अगर वह ठीक होती तो सृष्टि के घर कभी नहीं आती, पर किस्मत ने जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। सृष्टि ने सहारा देकर उन्हें गाड़ी से उतारा और धीरे धीरे अंदर ले गई। संकल्प के डैडी वहीं खड़े सब देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। उनके चेहरे से ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि वो नाराज हैं या नहीं। ताई को कमरे में छोड़कर संकल्प और लकी बाहर आए। तब संकल्प ने कहा, डैडी हमारे सिवा उनका कोई नहीं जो उनकी देखभाल कर सके, और सृष्टि को अब मैं वहाँ भेजूंगा नहीं। संकल्प के डैडी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मदद करना अच्छी बात है, पर हमेशा के लिए सबको रखना ठीक नहीं। संकल्प बोला, आई नो डैडी, बस तब तक जब तक वह
ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद मैं इंतज़ाम कर दूँगा। संकल्प के कंधे थपथपाते हुए वह अपने कमरे में चले गए। लक्की ने कहा, अच्छा तो अब मैं भी चलता हूँ। संकल्प ने कहा, रुक ना, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, वैसे भी अब यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? तुमने तो मुझे ऑलरेडी पराया ही कर दिया, अब और क्या है? संकल्प ने पीछे से लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माफ़ कर दे यार, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तुझे बताता तो तू रुकता नहीं, इसलिए नहीं बताया। अब यह बता कैसा है? देख ले, जिंदा हूँ और तेरे सामने खड़ा हूँ। संकल्प ने कहा, घर में सब कैसे हैं? तो बोला, सब ठीक है। संकल्प ने उसे रोक लिया और कहा, आज यहीं रुक जा, मैं अंकल को फ़ोन करता हूँ। और यह कहकर उसने लक्की को वापस अंदर लाकर बैठा दिया। दिशा और काका जल्दी जल्दी किचन में खाना तैयार करने में लगे। सृष्टि ताई के पास ही बैठी थी। वह कोशिश कर रही थी कि ताई कुछ बोले, उसकी बातों का जवाब दे, पर ताई तो जैसे बेजान पड़ी थी। सृष्टि की बातों के जवाब हाँ या हूँ में देती है, जबकि सृष्टि चाहती है कि ताई उससे बहुत सारी बातें करे, उसे बताए कि क्या हुआ था, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, पर अभी तो वह बस इंतज़ार ही कर सकती है। सृष्टि वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आई और सपना से बोली, तुम ताई के पास ही रहो, मैं तब तक दूसरे काम देख लेती हूँ। सपना ने कहा, दीदी आप बैठो, जो काम हो हमें बता दो, हम सब कर लेंगे। पर सृष्टि बोली, नहीं नहीं, तुम सब बैठो, आराम करो, मैं कर लूँगी। सपना बाकी सभी लड़कियों के साथ ताई के पास आकर बैठ गई और सृष्टि परी और जिनल के लिए खाना लेने चली गई। हॉल में लक्की और संकल्प बातें कर रहे थे। संकल्प ने लक्की को सारी बात शुरू से बताई और अपने ताऊ जितेंद्र के बारे में भी बताया। तो लक्की हैरान हो गया और बोला, संकल्प कम से कम आकर बता तो देता, तो मुझे इतनी चिंता तो ना होती। वैसे मेरी भी गलती है, मैंने भी तैस में आकर तुझे फ़ोन नहीं किया, पर आज मेरा मन नहीं माना और डॉक्टर ने भी अब मुझे बाहर आने जाने की इजाज़त दे दी थी, इसलिए तुझसे मिलने आ रहा था और रास्ते में सृष्टि मिल गई। संकल्प ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अक्सर हम समझ नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत, और पता तो तब चलता है जब वक्त बीत जाता है। पर लकी, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। मुश्किलें अब हम सब से दूर जा रही हैं और खुशियां हमारे पास आ रही हैं। सृष्टि भी बेचारी जब से यहाँ आई है, एक के बाद एक हादसे होते गए। लक्की ने कहा, कोई बात नहीं, अब चले जाना हनीमून पर, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू कब जाएगा? कोई तेरे लिए है या मैं ही देखूं तेरे लिए? लक्की बोला, नहीं नहीं, तू तो रहने दे, यह काम मैं खुद कर लूंगा, तू अपनी देख। और दोनों हंसने लगे। सृष्टि जीनल और परी को खाना खिलाकर वापस आई तो उसने देखा संकल्प के डैडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसने काका से भी पूछा और संकल्प से भी, पर किसी को नहीं पता था। संकल्प ने कहा, अरे परेशान ना हो, ठीक से देखो, घर में ही होंगे। सृष्टि ने थोड़ी परेशानी में कहा, नहीं संकल्प, मैं तो उन्हें हर जगह देख आई, पर वो नहीं दिखे। रात हो गई है, इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? लक्की ने कहा, रुको, मैं कॉल करके देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। कि ऐसा कहकर वह मोबाइल में उनका नंबर मिलाने लगा, पर ये क्या, फ़ोन तो घर पर ही था। अब तो सब परेशान हो गए। लक्की को लगा कहीं ताई के आने की वजह से वह नाराज़ तो नहीं हो गए। संकल्प लक्की से बोला, चलो बाहर देख कर आते हैं। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी संकल्प के डैडी बाहर से आते दिखाई दिए और बोले, क्या हुआ बच्चों, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? दोस्तों, कहानी को अभी इसी मोड़ पर रोकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।